नमस्कार साथियों, मैं शरद त्रिपाठी, आपका एजुकेटर सागनेडू ऐप और वेबसाइट के माध्यम से आप सबके समक्ष भारत के भूगोल की कक्षाओं को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए पुनः उपस्थित। लास्ट क्लासों में हम लोगों ने भारत के भूभौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया था और इस चैप्टर का अगला सेगमेंट जो है वो है भारत के पठार। ठीक है, भारत के पठार। इससे पहले हम लोगों ने हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठारी एवं पर्वत, भारत के प्रमुख दर्रे, इन सब का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार का अध्ययन कर लिया और भारत की भूगर्भिक संरचना का भी हम लोगों ने अपने क्लासों में अध्ययन कर लिया। ठीक है, और आज के इस क्लास में हम लोग भारत के पठार एवं संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। मैप में आपको भारत के कुछ पठारी प्रदेश दर्शाए गए हैं। ध्यान से अगर मैप को आप देखें तो मैप में आपको ये एक पठार दिखाई दे रहा है, मालवा का पठार, जिस पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन भी किया था। ठीक है, मालवा के पठार के ऊपर बुंदेलखंड, यूपी और मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा इसने कवर किया है। कच्छ का पठार गुजरात में, कच्छ का पठार गुजरात में, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल राज्यों में कौन सा पठार है हमारा? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार बिहार वाले क्षेत्र में। इसके बाद ये हमारा मेघालय का पठार, हमारा कौन सा पठार? मेघालय का पठार, मेघालय का पठार मेघालय में है। ठीक है, इधर आ जाइए, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, और ये हमारा तेलंगाना का पठार। इसके बाद और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दक्कन के पठार का दक्षिणी हिस्सा कर्नाटक का पठार। ठीक है, ये हमारे कुछ पठारी क्षेत्र हैं जिनका हम लोगों को इस क्लास के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने हालांकि थोड़ा सा जिक्र भी किया था और उसी को आगे बढ़ाते हैं। मालवा के पठार को सबसे पहले उठाते हैं और इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? मालवा का पठार। ठीक है साथियों, ये जो मालवा का पठार है किस क्षेत्र में है? मैप में अगर ध्यान से देखें तो इसका अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश, अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश, कुछ भाग इसका गुजरात में आता है। ठीक है, तो ये एमपी में, कहाँ पर? एमपी में मुख्यतः कहाँ पर है ये? एमपी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है, इस पठार का निर्माण जो हुआ है वो लावा से हुआ है। ठीक है, लावा का अर्थ समझ रहे हैं, ज्वालामुखी के उद्भव से, ठीक है, निकलने वाले मैग्मा को लावा कहते हैं। ठीक है, लावा द्वारा निर्मित। ठीक है, अब लावा द्वारा निर्मित है तो ध्यान से आपको दिमाग में आ रही होगी, ठीक है, कि ठंडा हुआ है, लावा ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद इसका रंग कैसा है? काला है। तो यहाँ पर मालवा के पठार में कौन सा? काली मिट्टी के संप्राय मैदान पाए जाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये पॉइंट बताया भी था। यहाँ पर काली मिट्टी के संप्राय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जो काली मिट्टी है, क्योंकि वो नदियों के बीच है, यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं, यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं
वो कौन कौन सी नदियां बहती हैं? कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो नदियों के नाम की जगह हम लोग क्या, चंबल, काली सिंध, बेतवा, जीवज, ठीक है, ये किसकी है सहायक? यमुना की सहायक नदियां। बेतवा, बेतवा पे लिखा है, पार्वती, ये नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद आ रहा है, जो हमारा भोपाल है, भोपाल, बेतवा और पार्वती नदियों के दो आब वाले क्षेत्र में, दोआब पर स्थित है, दोआब पर स्थित है, ठीक है। तो ये भोपाल के बारे में हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो मालवा का पठार है, यहाँ पर चपटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, कैसी पहाड़ियां? चपटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। और चपटी पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ उर्मिल मैदान, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, उर्मिल मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, मालवा का पठार। मालवा के पठार का जो विस्तार है, आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो मालवा के पठार के दक्षिण में, मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्य, और मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियां हैं। या सतपुड़ा और विंध्य के उत्तर में हमारा कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार अवस्थित है, मालवा का पठार अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ की जो इन नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी भी कैसी है? उपजाऊ है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा पठार? मालवा का पठार। कौन सा पठार था? मालवा का पठार, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मालवा के पठार के उत्तर की ओर बढ़ेंगे और पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर पूर्व की ओर एक पठार है जिसका नाम बुंदेलखंड का पठार लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बुंदेलखंड का पठार लिखा गया है, ठीक है। तो मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह बुंदेलखंड का, ध्यान से सुन लीजिए, बुंदेलखंड का जो पठार है ये यमुना के प्रवाह क्षेत्र, यमुना के प्रवाह क्षेत्र के निकट है। किसके? यमुना नदी, यमुना नदी जो बंदरपुर श्रेणी से निकल करके आ रही है, तो ये यमुना के प्रवाह क्षेत्र से निकट है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने कल बताया था, मालवा के पठार के में, मालवा के पठार में कौन सी नदी? चंबल नदी क्या करती है? अपने बहाव के साथ आती है, अवसाद लेके आती है, नालियां गड्ढे बनाती है, नालियां गड्ढे बनाती है, जिसके कारण यह क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया है। तो यहाँ पर जो है चंबल नदी और यमुना दोनों नदियां अपने साथ बहा करके क्या लाती, जो भी यमुना और चंबल नदी यहाँ पर गड्ढों और नालियों का निर्माण करती है, और ये जो है कटा छटा मैदान बन गया है, कटा छटा मैदान, ठीक है। तो इसे हम लोग बुंदेलखंड का पठार नाम देते हैं। इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, जो भी बात है वो आपको बता देता हूँ मैं। जो बुंदे, यहाँ पर सोपानी वेदिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर कौन सी वेदिकाएं पाई जाती हैं? सोपानी वेदिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेनाइट के भंडार भी
पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं? बुंदेलखंड के पठार। हम लोग बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के पठार की। तो मैं साफ करता हूँ फिर आगे बताता हूँ आपको। तो मैंने बताया कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। 1 मिनट का समय। बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है ये मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में, मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, स्थित। दूसरा कहां पर स्थित? यमुना के बहाव क्षेत्र के निकट है। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार एक अनउपजाऊ मैदान है। अनउपजाऊ मैदान है। ठीक है, यहां पर ठीक, बुंदेलखंड के मैदान में चंबल व यमुना नदी के द्वारा, यमुना नदी के द्वारा, यहाँ पर चंबल व यमुना नदी के द्वारा खड्ग, गहरे खड्ग का निर्माण कर दिया जाता है। और गहरे खड्ग के कारण ही ये क्या बन जाती है? एक अनुपजाऊ मैदान बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेनाइट, चूना के भंडार भी, या ग्रेनाइट और चूना यहाँ पर उपस्थित भी होता है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के पठार की। बुंदेलखंड के पठार की। ठीक है, बालू के पत्थर भी, ग्रेनाइट, चूना, तांबा, बालू के पत्थर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग बात करें तो बुंदेलखंड का पठार नीस चट्टानों से निर्मित है। नीस चट्टानों से निर्मित बुंदेलखंड का पठार किन चट्टानों से निर्मित है? नीस चट्टान। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? इस पर सोपानी वेदिकाएं भी पाई जाती हैं। कहाँ पर? बुंदेलखंड के पठार में सोपानी वेदिकाएं पाई जाती हैं। सोपानी। तो ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। हम लोगों ने पढ़ा मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। अब अगला हम लोग देख लेते हैं बघेलखंड का पठार। यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, कोई कुछ नहीं छूटा, सारी चीजें हो गई। बुंदेलखंड का पठार। और इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर से देखेंगे मालवा के पठार में हम लोगों ने चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, इन नदियों का प्रवाह दिखाया था। बेतवा, पार्वती, जीवज, ये नदियां बह रही थी। बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है प्रभावित तो है, लेकिन इन्हीं यमुना की सहायक नदियों से, क्योंकि यहाँ पर क्या बना दिया जाता है? गहरे खड्ग बना दिए जाते हैं, जिससे ये मैदान क्या हो गया है? अनुपजाऊ हो गया है। यहाँ पर ग्रेनाइट, चूना और बालू के पत्थर या छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये किन चट्टानों से निर्मित है? ये महत्वपूर्ण है, नीस चट्टानों से निर्मित है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर, इनमें सोपानी वेदिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर? बुंदेलखंड के पठार।
सोपानी वेदिकाएं पाई जाती हैं बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमने मालवा और बुंदेलखंड का पठार पढ़ लिया। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। आप वीडियो पॉज करके अगर नोट्स बना भी रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, या फिर अगर आप कागनेडू के साथ रजिस्टर होते हैं तो वहां पर आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे, वहां पर आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ठीक है, ये जो बघेलखंड का पठार है ये इसके उत्तर में, इसके उत्तर में, इसके बघेलखंड के पठार के उत्तर में, ठीक है, सोनपुर पहाड़ियां इसके उत्तर में, व दक्षिण में, इसके दक्षिण में कौन सी रामगढ़ पहाड़ियां स्थित हैं। रामगढ़ पहाड़ियां, ठीक है। बघेलखंड का जो पठार है यह बघेलखंड का पठार विंध्य श्रेणी से कैमूर, कामेत श्रेणी के निकट, कैमूर और कामेत श्रेणी के निकट, ठीक है, या पूर्व कह दीजिए, निकट पूर्व स्थित, ठीक है। जो आपका बघेलखंड का पठार है, ठीक है, यहाँ पर बलुआ पत्थर और चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर व ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं कहाँ पर, बघेलखंड के पठार में, ठीक है। इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियां, इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियां, दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां, उत्तर में सोनपुर की, दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। और ये किसके, विंध्य श्रेणी के, कैमूर कामेत श्रेणी के निकट अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक विंध्य श्रेणी थी, ये ध्यान हो, तो ये विंध्य श्रेणी है कैमूर कामेत के पूर्व, निकट पूर्व में, या उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो स्थित है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बलुआ पत्थर और चूने पत्थर और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। मालवा के पठार से हमारी चंबल, ठीक है, ये काली सिंध, बेतवा, ठीक है, केन नदियाँ, पार्वती नदियाँ, ये सब यमुना की सहायक, और यमुना ये यहाँ से आती है, ये सब मिलके यमुना में मिल जाती हैं। यमुना किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, क्योंकि ये हमारी कौन सी नदी आ रही है, गंगा नदी आती है। ये प्रयागराज नामक स्थान है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पठार था, बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और जो है आपका, यहाँ पर काहे काहे के भंडार पाए जाते हैं, यहाँ पर ग्रेनाइट के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, और बालू के पत्थर की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार ग्वालियर के समीप, ठीक है, इसके ग्वालियर के समीप, विंध्य श्रेणी के समीप स्थित है। यहाँ पर गहरे खड्ग हैं जो चंबल और यमुना के द्वारा बनाए गए हैं, इस कारण ये अनुपजाऊ मैदान हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बघेलखंड हो गया। अब हमारा अगला है, ये महत्वपूर्ण है, पहला मालवा का महत्वपूर्ण था, दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार।
अब यहाँ पर क्वेश्चन और क्या बन सकता है बघेल के खंड के पठार में? यहाँ पर सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण है। सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ पर है? हमारी मध्य प्रदेश में है। और किस पठारी क्षेत्र का, पठारी भाग का हिस्सा है? ये बघेलखंड के पठारी भाग का हिस्सा है। ये दिमाग में रखिए, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लोअर और पीसीएस। ठीक है, तो अब अगला हमारा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार अगर मैं अपने आप को दिमाग में जरा सा भी जा रहा होगा तो आप उधर की ओर बढ़ जाएंगे। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार बना हुआ है। ये छोटा नागपुर का पठार बना हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार की अगर बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत्यधिक महत्वपूर्ण, इसे भारत का रूर प्रदेश या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। पहली चीज आपको मैप में दिखाई ही दे रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ नदियां निकलती हैं, यहाँ से कुछ नदियां निकलती हैं। अब उन नदियों के नाम, जैसे नदियां, महानदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, ब्राह्मणी, वैतरणी, ये नदियां यहाँ पर से निकलती हैं। ठीक है, और ये सभी नदियां कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, तो ये नदियां निकलती हैं। अब बात करें छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर के पठार को कई हिस्सों में बांटा गया है। ठीक, यहाँ पर झारखंड के कुछ स्थान है, जैसे पलामू, धनबाद, ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है, दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। दामोदर नदी के उत्तर में, यहाँ पर से दामोदर नदी निकलती है और दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा? हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार तथा इसके दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तर में हजारीबाग का पठार और जो है ऐसे बना लीजिए, कोडरमा का पठार, और दक्षिण में कौन सा? रांची का पठार स्थित है। किस नदी के? दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार, ठीक है, कोडरमा का पठार हुआ, दक्षिण में रांची का पठार अवस्थित है। रांची का पठार अवस्थित है। ठीक है, दामोदर नदी किसकी सहायक है? दामोदर नदी हुगली की सहायक है, पश्चिम बंगाल में हुगली से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पर बॉक्साइट, अभ्रक, टंगस्टन, यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार में
कौन सा? बॉक्साइट, अभ्रक, टंगस्टन, ठीक है, चिकनी मिट्टी, और सब अधिकांश लौह अयस्क, उड़ीसा वाला क्षेत्र, क्योंझर, मयूरभंज, कालाहांडी, तलचर, देवगढ़, ये क्षेत्र सारे, ठीक है, लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। चूना पत्थर, फेल्सपार भी यहाँ पाया जाता है, ठीक। तो ये चीजें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक। खनिज संपदा की दृष्टि से पहले ही मैंने आपको बताया, लौह अयस्क यहाँ के अधिकांशता इस क्षेत्र में, लौह अयस्क उड़ीसा वाले क्षेत्र में, क्योंझर, मयूरभंज, कालाहांडी, तलचर, देवगढ़, ठीक है, ये सारे क्षेत्र में। बाकी झारखंड का भी हिस्सा है लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उड़ीसा वाला ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से बहने वाली नदियां महानदी, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, ठीक है। और इसे भारत का रूर प्रदेश स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में है, ठीक है। यहाँ पर दामोदर नदी इस जो है छोटा नागपुर के पठार के विभाजन का कार्य करती है, और ये उत्तर में हजारीबाग का पठार और कोडरमा के पठार को विभाजित करती है, और दक्षिण में आकर के ये रांची के पठार। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से पठार? मालवा का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब हम लोग आगे देखेंगे मेघालय का पठार। कौन सा पठार? मेघालय का पठार, ठीक है। देखिए मेघालय का पठार नाम से ही पता चल रहा है मेघालय राज्य में है। इसका कुछ हिस्सा असम में भी है, कुछ हिस्सा असम में भी है। ये मेघालय का जो पठार है ये पहले इसी छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था, छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था, परंतु प्लेट विवर्तन की, प्लेट संचलन के कारण यहाँ पर भ्रंशन हुआ, और भ्रंशन के कारण यह हिस्सा टूट करके उस ओर विस्थापित हो गया पूर्व की ओर। क्योंकि हमारी जो भारतीय प्लेट है ये किस ओर जा रही है? उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हो रही है, और भ्रंशन के कारण यह हिस्सा चला गया, और यह हिस्सा अभी टिका हुआ है। अभी भी लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति 1000 वर्षों के आधार पर हमारी पृथ्वी इधर की ओर चल रही है। कुछ दिनों बाद जब हम कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी तो हमारा भारत पृथ्वी का नक्शा कुछ और होगा, हमारा प्रायद्वीपीय भारत थोड़ा सा और इधर सरक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार जो है ये किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर के पठार का। मेघालय का पठार कहाँ पर है? मेघालय का पठार जो है ये मेघालय में है, ये मेघालय है, ठीक है। और 2 पहाड़ियां इसकी असम वाले क्षेत्र में भी आती हैं। असम में 2 पहाड़ियां हैं, मिकिर और रेंगमा, ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। मेघालय के पठार की अगर बात करें तो ये किसका हिस्सा है? ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, ठीक है। मेघालय का पठार और आगे मैं बताऊं, यहाँ पर 3 पर्वत हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों मेघालय में हैं। और मिकिर, रेंगमा, ये जनजातियां भी हैं, ये सब ये दोनों असम में हैं, और ये तीनों मेघालय में हैं। खासी पर्वत जो है यहाँ पर मासिनराम, चेरापूंजी, भारत के या विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, ये किस पर्वत पर हैं? खासी पर्वत। कहाँ पर है? मेघालय में है। आपको मैप में भी है, ये गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा ये पर्वत है। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था जब पूर्वोत्तर हिमालय बताया था, ठीक है। तो ये हमारा मेघालय का पठार है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में। और मेघालय के पठार में 3 पर्वत चोटियां
गारो, खासी और जयंतिया और 2 असम वाले क्षेत्र में मिकिर और रेंगमा पाई जाती हैं। ठीक है। मेघालय का पठार मेघालय और असम राज्य में है। मेघालय का जो पठारी क्षेत्र है ये छोटा नागपुर के पठार के राजमहल पहाड़ी का पूर्वी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है। ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है और ये तीनों खासी में मासिनराम और चेरापूंजी विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान पाए जाते हैं। खासी में ही यहाँ का सर्वोच्च शिखर शिलांग पर्वत और गारो में नोक्रेक स्थित है। ठीक है। इसे शिलांग का पठार भी कहा जाता है। इसे शिलांग का पठार भी कहा जाता है। और मेघालय का पठार जो है यह राजमहल गैप या जिसे मालदा गैप भी कहते हैं द्वारा, राजमहल गैप या मालदा गैप द्वारा राजमहल पहाड़ी से अलग होता है। से अलग होता। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेघालय का पठार। यहाँ पर आपने जितने भी पढ़े हैं इनमें मालवा का पठार महत्वपूर्ण है, छोटा नागपुर का और मेघालय का पठार। अब आगे हम लोग अगला देखेंगे दक्कन। ठीक है। हमने ये इतने पढ़ लिए। अब नीचे उतरते हैं, दक्कन देखते हैं। दक्कन के बाद तेलंगाना और कर्नाटक का पठार ये देखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा पठार? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ है? तो ध्यान ही देखते ही लग रहा है दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा दक्कन के पठारी क्षेत्र में समेकित है। इसका निर्माण लावा मिट्टी से हुआ है, लावा से हुआ है। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। यहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियां हैं। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियां। तो दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी? विंध्याचल, सतपुड़ा श्रेणी, पर्वत लिखेंगे इनको, पर्वत। ठीक है। दक्कन के पठार के उत्तर में मैकाल पर्वत, मैकाल व महादेव, मैकाल व महादेव पर्वत। ठीक है। दक्कन के पठार के कहाँ पर? पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट व पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत। पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है। ये दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है यह लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी का। यहाँ पर कपास का अच्छा उत्पादन होता है। महाराष्ट्र का अधिकांश भाग इसी ने कवर कर रखा है दक्कन के पठार में। ठीक है। और यहाँ से गोदावरी, कृष्णा नदियों का प्रवाह होता है। गोदावरी नदी त्रयंबक चोटी नासिक से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। इन नदियों का प्रवाह दक्कन के पठार से किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारा
दक्कन का पठार हो गया। ठीक है, कावेरी नदी का भी प्रवाह होता है। मुख्यतः यहाँ पर से निकलने वाली दो नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, तो इसके बाद कृष्णा और कावेरी को भी लिख लेते हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक, कर्नाटक के पठार से निकलती है, तो ये भी इसी क्षेत्र से बहती है। ठीक है, तो ये दक्कन का पठार हो गया। दक्कन के पठार के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण इसकी कैसी मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी, निर्माण लावा के द्वारा, और यहाँ से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, इसके बाद हमारा तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, इसके जो है तेलंगाना के पठार के पश्चिम में क्या है? दक्कन का पठार व पूर्व में पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, तेलंगाना के पठार को गोदावरी नदी उद्गम कहाँ से है? त्र्यंबक चोटी, नासिक। ठीक है, तो गोदावरी नदी दो भागों में बांटती है। गोदावरी नदी दो भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ पर वर्धा नदी का भी प्रवाह होता है, वो हमारे मतलब का ज्यादा पॉइंट नहीं है तेलंगाना का पठार। ठीक, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तेलंगाना के पठार में उर्मिल मैदान पाए जाते हैं, जो तालाब निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद लास्ट है हमारा कर्नाटक का पठार। कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यहाँ पर ब्रह्मगिरी, बाबा बूदन, की पहाड़ियां अवस्थित ठीक है, कर्नाटक के पठार से कावेरी नदी का उद्गम, ठीक है, ब्रह्मगिरी से। कर्नाटक के पठार के उत्तर में ध्यान दे दीजिए, ये देखिए कर्नाटक के पठार के उत्तर में दक्कन का पठार, दक्षिण में नीलगिरी, दक्कन पठार लिख देते हैं, दक्षिण में नीलगिरी। ठीक है, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट अवस्थित है, नीलगिरी पर्वत है। तो यह हो गया कर्नाटक का पठार। ठीक है, इसका दक्षिणी भाग मैसूर का पठार भी कहलाता है, उपनाम इसका दक्षिणी भाग मैसूर का पठार कहलाता है।
दक्षिणी भाग इसका मैसूर का पठार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां बहती हैं। कृष्णा व तुंगभद्रा नदियां बहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत के पठार। क्लियर है? भारत के पठार हो गए पूरे आपके। भारत के पठार एक बार मैं फिर से ओरली आपको के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कच्छ का पठार गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पर कच्छ के रण का जो है क्षेत्र, जो है दलदली क्षेत्र भी इस जगह पे साइड पे पाया जाता है। यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियों में घाघरा नदी शिवालिक श्रेणी से निकल करके आती है, यहीं पर विराजमान हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी घाघरा नदी राजस्थान के मरुस्थल में विराजमान होती है। लूनी नदी अरावली से निकलकर कच्छ के रण में चली जाती है। ठीक है, हमने सबसे पहले मालवा का पठार उठाया। मालवा के पठार ठीक है, राजस्थान के मरुस्थल के दक्षिण में और विंध्य श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। मालवा के पठार से यमुना की सहायक चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, पार्वती, जीवत नदियां प्रवाहित होती हैं। और ये मालवा के पठार की ये नदियां इस मालवा के पठारी क्षेत्र को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देती हैं। ठीक है, इसी उपजाऊ क्षेत्रों में बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में भोपाल शहर बसा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं और भी यहाँ पर खनिज कुछ मिलते हैं जिनमें आपकी ठीक। और अगर यहीं पर बात करें हम तो जो मालवा का पठार है इनमें उर्मिल मैदान, चपटी पहाड़ियाँ, ये यहाँ की विशेषता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो लावा से बनी हुई है, लावा मिट्टी या काली मिट्टी का संप्राय मैदान यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद हमने बुंदेलखंड पर चर्चा किया। बुंदेलखंड से आपसे प्रश्न नहीं ज्यादा बनना है। बघेलखंड पर चर्चा किया। ठीक है, बघेलखंड के बाद छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के बाद आपका मेघालय का पठार। छोटा नागपुर से पठार से इधर आपका हजारीबाग और कोडरमा का पठार, बीच में दामोदर नदी, नीचे रांची का पठार। ठीक है, यहाँ से 5 नदियां मैंने आपको बताई निकलती हैं। कौन कौन सी? दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी। ठीक है, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, ये नदियां यहाँ से निकलती हैं। ये बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। ठीक है, ये क्षेत्र भारत का रूढ़ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टिकोण से तांबा, लौह, अयस्क के लिए बहुत फेमस है। ये क्षेत्र तांबा, लौह, अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, ये सब यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, रूढ़ प्रदेश भारत का खनिज प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद मेघालय का पठार, सर्वोच्च चोटी नोकरे शिलांग पठार, शिलांग पहाड़, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिरे, रेंगमा। फिर दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बारे में डिटेल अभी भी लिखी हुई है आपकी बोर्ड में, तेलंगाना और कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो पठार क्षेत्र ये आपका कंप्लीट हुआ डिस्कशन। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे वो हम लोग क्वेश्चन सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे, या टेस्ट सीरीज में, या जैसे भी आपको क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा ठीक ठाक टॉपिक है, तो अध्ययन कीजिएगा। एक बार 2 बार जैसे भी हो समझ में आ जाएगा। नहीं आता है, कोई चीज़ डाउट है तो आप डाउट सेशन में आकर के हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत के मैदान और फिर भारत की घाटियों का जिक्र करेंगे, क्योंकि भारत के मैदानों में आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाना है। महत्वपूर्ण बातें बताते हुए हम लोग आगे भारत के सिर्फ घाटियाँ पढ़ लेंगे और वो वीडियो भी हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टेंस में होंगी।